सबसे अच्छी बात एनडीए सीडीएस के रिजल्ट के बाद अब इसका दूसरा नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 के लिए सेकेंड एनडीए सीडीएस नोटिफिकेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो जाहिर सी बात है इस एग्जाम का अपना एक कलेक्टिव रेंज बन जाए। तो इस चीज को मैं पहली बार एक जैसे और एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स का रिलेटेड जो है जो बेसिक थ्योरीज आती है जो मेरे पास आती है। सो बीइंग ए टीचर मेरे पास जो चैलेंजेस आते हैं जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चंस के रेंज क्या है, उस रेंज में मैं सबसे पहले एक शॉर्ट सा मेथोडोलॉजी लेके चलूंगा। सबसे पहले एनडीए एंड सीडीएस सेकंड 2024। व्हेन आई से सेकंड तो सबसे पहले जो पहली बार एग्जाम बैठते हैं तो पता होना चाहिए कि एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है और साल में ये 2 बार कंडक्ट करती है। मोटे तौर पर मान ले साल में अगर 2 बार करती है तो एक साल में 12 महीने हैं तो कितने महीनों को अगर 2 से डिवाइड करें तो 6। तो 6 इसलिए मैंने बोला आपको कि आपको जून तक का एक स्लैब मिलता है और फिर जुलाई से दिसंबर तक का स्लैब 2 मिलता है, यानी कि 2 बार का एज स्लैब है। ये मैंने जान बुझ कर। अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों को एज से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं इस बार एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि मेरे पास कितने अटेम्प्ट्स हैं और ये अटेम्प्ट्स में मैं कितनी बार और कैसे दे सकता। थोड़ा सा ध्यान। जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपीयरिंग स्टूडेंट्स आर ओनली एलिजिबल। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 1 अपीयरिंग, नंबर 2 अपीयर्ड और नंबर 3 पास्ड। तो अपीयरिंग वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जैसे कि अभी सितंबर वाला जो एग्जाम है तो जो भी अभी 12th में स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को जब देंगे तो वो अपीयरिंग एंड दे आर वैलिड फॉर दिस, वो अपीयरिंग। और मान लीजिए जब वो अप्रैल में एग्जाम देंगे, पहले तो क्या होता था कि रिजल्ट्स लेट आते थे ना, अब तो रिजल्ट्स पहले आए। तो एग्जाम जब वो अप्रैल वाले के लिए फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के समय क्योंकि जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है उस समय तो उनका इंटरमीडिएट पास नहीं होता, तो उस समय उनको क्या लिखना अपीयर्ड, उस समय अपीयर्ड होगा। और जब उनका रिजल्ट आ जाता है और दोबारा फॉर्म भरते हैं तो वो पास में, यानी कि 3 रेंज में कैटेगरीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, अपीयरिंग। दूसरा क्या है, तीसरा पास। अभी पिछले 2-3 साल से ये अपीयरिंग कैंडिडेट के स्लैब में कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि आपका पूरा आइडेंटिटी जो है आपके आधार कार्ड से लिंक है और आपके पास अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में सिर्फ 1 टाइम एलिजिबिलिटी। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जो है बीइंग एन अपीयरिंग कैंडिडेट्स 2-3 बार एग्जाम दे देते क्योंकि आधार के साथ उनका अटैच नहीं होता। लेकिन आपको अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में सिर्फ एक बार ही एग्जाम देना है और वो एग्जाम जैसे कि अभी 12th में आप ये तो सितंबर वाले में आप अपीयरिंग, अभी वाला जो अप्रैल वाला एग्जाम था उसमें आप नहीं भर सकते। अगर आपने भर दिया तो आपका अपीयरिंग का अटेम्प्ट खत्म, क्योंकि सारा लिंक है ना आपका। तो इसलिए अपीयरिंग कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने अटेम्प्ट्स के लिए सीरियस हो, क्योंकि उसमें रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप उसमें वैलिड नहीं हो तो आपका फिर रिजल्ट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अपीयरिंग कैंडिडेट्स अभी सितंबर वाले होंगे जिनको अभी 12th का भी बोर्ड देना है। तो अपीयरिंग समझ में आ गया आपको? हाँ ना? हो गया। तो अपीयरिंग कैंडिडेट जब आ जाते हैं तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर अभी हमारे पास अटेम्प्ट्स कितने हैं। और इसमें क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि आपको जनरली नोटिफिकेशन जब दिया जाता है तो 19.5 ईयर्स दिया जाता है इसमें एनडीए को मैक्सिमम एज, जबकि 18.5 साल का ही स्लैब होता है फॉर्म भरने का। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सर लिखा तो है ना 18.5 साल, 19.5 साल, तो फिर हम 19.5 साल में क्यों नहीं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए एज का स्लैब यहाँ से देख लें। सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन, मैंने एक तरफ एनडीए लिखा है एक तरफ मैंने सीडीएस लिखा। तो नोटिफिकेशन डेट क्या है 15 मई। आज कितना तारीख है? 17। क्या तारीख है? 17 तारीख है। तो 15 मई का नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन एग्जाम भरना है इसमें और इसका अप्लाई का कौन सा डेट को करना है इसमें 4 जून। ये लास्ट डेट आपका जो है 4 जून। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अब जो है आपको ऐसे फॉर्म को देखकर आपके अटेम्प्ट्स को जो है कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे देखते हैं एग्जाम एज लिमिट्स। तो एज लिमिट जो है भी जो भी एनडीए कैंडिडेट, अभी सीडीएस के बारे में बात करूँ पहले एनडीए पर। तो एज लिमिट जो है ये जनवरी 2006 से लेकर 2009 के बीच। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ये आती क्योंकि 9 वाले कैंडिडेट जो है 11 में भी 12th में भी गए हुए इसमें, और कुछ 11 में पहली बार गया और कुछ अभी एक बार उनका एक टेंडर हो चुका है। हालांकि तो अभी के समय तो लगभग हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इसमें कि जनवरी 2006 जो लिखा है ये उनका मैक्सिमम एज है
और 2009 का मिनिमम एज, लेकिन मिनिमम में वो अपेयरिंग है कि नहीं इसके लिए मैं बता चुका हूँ। अपेयरिंग तभी है जब आप वोट दे रहे हैं और सितंबर वाला आपके लिए ठीक है, अदरवाइज आप अपेयरिंग नहीं है, उस फॉर्म को उस एलिजिबिलिटी को बेस नहीं करते। दूसरा जनवरी 2006, ये आपका मैक्सिमम एज, यानी इस डेट को पकड़ के चलना आपको, या तो 2 तारीख है या 2 से बाद है, एक भी हुआ तो अटेम्प्ट नहीं है आपके पास, तो इसलिए इस डेट के हिसाब से आपको चलना। तो एनडीए एग्जाम को अगर मोटे तौर पे कहूँ मैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है 2024 का सेकेंड अटेम्प्ट, नोटिफिकेशन डेट आ चुका है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं इस फॉर्म के साथ आपको यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का, इसको लिंक करूँ ताकि आप उसको आराम से वेरीफाई कर पाए, ठीक है। मैं बेसिक चीजें सिर्फ बता रहा हूँ, बाद में लिंक करूँगा, आप उसको ओपन कर देंगे। अब जो यहाँ पर 4 जून जो है इसका लास्ट डेट अप्लाई है। लास्ट डेट की चिंता करेंगे क्यों, हमारे पास तो ऑप्शन पहले से ही है। अगर आप लास्ट में भरा तो आपका चॉइस सेंटर नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप बिहार गए हैं तो कैपिटल में होता है पटना, तो पटना फिर सेंटर नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश गए तो सेंटर कौन सा मिलेगा, लखनऊ, वहाँ पर सेंटर नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम का फॉर्म जितना जल्दी हो सके इसको फिलअप करना। अगर आपने फिलअप नहीं किया तो वो एग्जाम सेंटर, अलॉटेड सेंटर जो है खत्म हो जाएगा और फिर आपको किसी दूसरे स्टेट्स के लिए मिल जाएगा। ये आपके लिए ट्रैवलिंग प्रोसेस में एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अब एग्जाम डेट 1 सितंबर देखेंगे, 1 सितंबर डिसाइडेड है, इसके लिए हमें सोचना नहीं क्योंकि एग्जाम कभी भी हमें तो तैयार करें। एज लिमिट से रिलेटेड ध्यान रखना आपको कि एज लिमिट 18.5 साल है और 18.5 साल फॉर्म भरने का रहता है और 19.5 साल जो लिखा जाता है ये एक्चुअली में आपका फाइनल सिलेक्शन का होता है। कंप्लीट प्रोसेस रिक्वायर्स 1 ईयर। एग्जाम आपने दिया, रिजल्ट 1 महीने के बाद आया, 4 महीने तक एसएसबी हुआ, ये 5 महीने तक अलग अलग डेट्स सिलेक्ट हैं आपके। उसके बाद फिर आपका मेडिकल्स हुआ, मेडिकल्स के बाद फिर आपका मेरिट बना और मेरिट के बाद फिर ज्वाइनिंग। ये पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है, 1 साल लगता है, जिसके कारण वो 18.5 साल 19.5 साल में आ जाता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि 19.5 साल फॉर्म भरने का है। फॉर्म भरने का कितना एज है, सभी लोग बोले कितना, 18.5 साल फॉर्म भरने का एज है, इस बात को ध्यान रखें। अब एनडीए के साथ क्योंकि एक जैसे ही एग्जाम है हमारे पास सीडीएस और बीइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स सेंट्रिक, सीडीएस और एनडीए दोनों ही एग्जाम हमारे पास। तो अब देखते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन सेम डेट में ऑनलाइन भी करना है। लास्ट डेट भी वही है जो कि एनडीए के लिए। नेक्स्ट है ये देख लीजिए आपको कि एग्जाम भी उसी दिन होना यानी 7 में होना। अब यहाँ पर एज का स्लैब देखिए, जो भी 2 जुलाई 2001 या उसके बाद हो वही एलिजिबल है। अगर आप 1 जुलाई 2001 के लिए है तो एलिजिबल नहीं है और उसके बीच में 2006 तक के बीच में। अब यहाँ पर 2006 में कुछ लोग अभी ग्रेजुएशन 1st, 2nd और 3rd ईयर, तो मान लेते हैं ग्रेजुएशन आप 2nd ईयर में और कहते हैं सर देखिए मेरा तो एज आ रहा है ना अभी, तो आप उसमें 2002 में अगर अपेयरिंग वाला फॉर्म डाल देंगे तो आपके पास अपेयरिंग के लिए कितने अटेम्प्ट मिल रहे हैं, 1, और उस समय तो आप एलिजिबल थे नहीं, तो अपेयरिंग वाला अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। इसलिए अपेयरिंग वाला अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं करने के लिए ध्यान रखना है, इसको 3rd ईयर में भरना है। 3rd ईयर में 2nd अटेम्प्ट के लिए भरना है। पहले भर दिया तो आपका ये अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। दोबारा इस बात को बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए 2006 लिखा हुआ मैक्सिमम एज एंड सीडीएस एग्जाम। 2006 में जो स्टूडेंट्स होते हैं मेजॉरिटी में अभी हमारे पास जो है ये 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर ऐसे लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई 2nd ईयर और कहता है सर इसमें तो मेरे पास एज लिखा हुआ है इसमें, तो 2nd ईयर पे फॉर्म भर देगा, मान लीजिए पास हो गया, तो क्या एसएस भी जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि आपका अपेयरिंग कैंडिडेट टेक्निकली 3rd ईयर में ही एलिजिबल हो। उससे पहले अगर आपने भर दिया तो एक ही बार अपेयरिंग के लिए आ सकते हैं और वो भी आपने वेस्ट कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखें अटेम्प्ट के लिए काफी सीरियस होना है और उसको वेस्ट नहीं करना। यहाँ तक लोग क्लियर है जी? yes, अब जनरली एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर इस बार सीटें कितनी है, हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है मानता हूँ मैं, फिर भी थोड़ी सी बात कर क्योंकि इस बार सीटें ज्यादा है। एनडीए के लिए 404 सीटें हैं और सीडीएस के लिए 459 सीट्स। बहुत रोबस्ट सीट है। आप सोच सकते हैं इसमें कि ये सीट जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, क्योंकि एग्जाम बाई एंगल है, तो इसको अगर आप डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा ना, और इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी कि साल भर में जो है 800 और 900 कम नहीं होता है। इवन आईएएस एग्जाम में जो है 1000-1200 की सीट होती है, लाखों लोग बैठते हैं। यहाँ पर रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू में ध्यान रखना है, बिकॉज एसएसबी इंटरव्यूज इज द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ दिस कंट्री। आपका सबसे टफेस्ट जो होता है इसमें पार्ट वो आपका एसएसबी इंटरव्यू। इसलिए हमारे पास स्टूडेंट्स को रिटन के साथ साथ जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, इस बार तो हमने आपका चॉइस भी घटा दी,
चॉइस हटाया कि नहीं हटाया? यस सर। इस बार क्या किया हमने, सभी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डाला और सभी का इंटरव्यू कंडक्ट करा। तो जाहिर सी बात है इसका बेनिफिट आपको एग्जाम के समय मिलेगा। तो अभी जो है 400 ये सीटें जो है इसमें हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम होती है बेसिक कुछ फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हाइट क्या हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हाइट के साथ हमारे पास कुछ कंडीशनल क्लाउजेस दिए जाए। इन जनरल 157 सेंटीमीटर की हाइट जो है एनडीए कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल, और 157 सेंटीमीटर जो होता है वो बहुत ही नॉर्मल हाइट होता है और कोई भी कैंडिडेट इसमें आता है। अब इसके साथ कंडीशन थोड़ा सा बता, अगर आप कंडीशन में अगर आप गोरखा हैं, पहाड़ी हैं, तो हाइट का रिलैक्सेशन। अगर आप फॉर्म भरने के समय 18 साल से नीचे, मतलब आप एंट्री के समय 18 साल से नीचे, तो एग्जाम मानता है कि बाद में भी आपका हाइट बढ़ेगा तो हाइट में फिर से रिलैक्सेशन दे दिया जाए। बस एक बात का ध्यान रखना है, इंडियन एयरफोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास क्योंकि लेग लेंथ की जरूरत होती है, इसलिए 157 सेंटीमीटर की जगह पर 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है और ये हो जाता है 162 सेंटीमीटर। तो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग के लिए आपको जो है 162 सेंटीमीटर चाहिए, वो भी बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं है। आप समझ सकते हैं इसको कि आर्म फोर्सेस में सिपाही के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और ऑफिसर्स के लिए 157 से, तो सोचिए कितना बड़ा है। तो इसमें हाइट को लेकर बहुत बड़ा पैनिक नहीं होना है। आप एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आपके पास आई साइट जो है विदाउट स्पेक्टिकल्स होनी चाहिए, और बाई चांस अगर स्पेक्टिकल्स हैं तो 6/12 तक परमिशेबल है। तो 6/12 तक परमिशेबल है, तो इसमें कुछ कंडीशन है मायोपिक और हाइपर मायोपिक के, तो मैं इसके कुछ कंडीशंस आपको दे दूँ, यानी कि आप चश्मा भी पहनते हैं और उसके बाद में 6/6 विजन आ रहा था तो फिर उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज रहती हैं जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भाई ऐसा है कि एग्जाम तो देंगे इसमें, लेकिन एग्जाम का नेचर कैसा है, क्या हम एग्जाम देंगे तो एग्जाम में हम 900 नंबर में से 500 लेंगे तो पास हो जाएंगे, सोचना है। एनडी एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ये 900 नंबर का एग्जाम जो होता है, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी बात करें। एनडी एग्जाम जो होता है वो 900 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन आपका मैथ्स, दूसरा सेक्शन इंग्लिश और तीसरा सेक्शन जीएडी। इन सभी में 25% नंबर लाना जरूरी है, तो इसको कहते हैं सेक्शनल कटअप। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको जो है कम से कम 25 नंबर लाना जरूरी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं जीएटी 400 नंबर का है तो इसका 25% कितना होगा, 100 नंबर, ठीक है। 400 का 25% तो 100 नंबर लाने को कहते हैं सेक्शनल कटअप। सेक्शनल कटअप लाने के बाद फिर मेरिट में नंबर जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कम से कम नंबर सभी सब्जेक्ट में लाना है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं अपनी तैयारी के समय, चलो मैथ्स रट लेते हैं, फिजिक्स रट लेते हैं, एक सब्जेक्ट 300 नंबर का मैथ्स से पढ़ के पास हो जाता है, जीएटी है 400 नंबर का पढ़ के पास होता है। अरे नहीं होता है, आपको तीनों सेक्शन में 25% का कटअप बनाना है और उसके बाद फिर मेरिट जाए। मेरिट जनरली आपका जो है 350 हो जाए, जबकि हम इन सेक्शंस को लेकर चलें तो सिर्फ 200 में ही खत्म होगा। तो 200 का सेक्शनल कटअप तो है, लेकिन इसके बाद मेरिट जो है आपका 350 या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। कभी कभी सेक्शन कटअप इसमें कम भी, यानी कि एग्रीगेट मेरिट जो है इससे कम जा सकता है। सीडीएस के ऊपर अगर बात करें तो सीडीएस में 3 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, जिसमें कि मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, ये तीनों मिलाकर 300 नंबर का होगा। नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एनडीए जो 900 नंबर का होता है, इसमें एसएसबी भी 900 नंबर का होगा, और सीडीएस अगर 300 नंबर का है तो इसका एसएसबी का मार्क्स भी 300 नंबर का, यानी जितने नंबर का आप रिटर्न देते हैं उतने ही नंबर का आपका एसएसबी ही होगा। एसएसबी का क्या मतलब हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और अपने आप को आधी तैयारी में रख रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आपका रिजल्ट अगर 1000 आता है तो सिर्फ 5 बच्चे पास होते हैं एसएसबी में, सिर्फ 5 बच्चे। तो सोचिए 1000 नंबर के लिए, 1000 रिजल्ट के लिए हजारों लड़के सिर्फ उसी के पीछे लगे हुए हैं और उनको पता है कि इसके बाद 5 लड़के ही पास होंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो जहां पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बेकार, रिटन पास करने के बाद भी कुछ नहीं। तो मेरा आपको बिल्कुल क्लियर कट मैसेज और डायरेक्शन होगा इसमें, यू शुड स्टार्ट योर कंप्लीट प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1। हालांकि प्रोसेस बड़ा डिफरेंट, लेकिन आपको दोनों ही तरीके से खुद को तैयार करना होगा ताकि आप कह सके कि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। एनडीए डजंट मीन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली रिटन एग्जामिनेशन, रादर यू शुड से दैट व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूल, आपका प्रोसेस क्या है तैयार, कैसे तैयार हो।
और तैयार होने का प्रोसेस बड़ा नेचुरल है, जैसा ही क्वालिटी है वो आपको मान लेना है कि क्वालिटी है। तो इस तरीके से सेक्शन, इसमें एक और सेक्शन है जो मेरे पास डाउट आता है आपका, इसको कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR। इसके ऊपर जान लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चे रिटन पास करके आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि सर हमारा जो है कुछ मिस्टेक हो गया फॉर्म करते समय। OTR दो रेंज में, दो कैटेगरी में बांटा जाता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लाइफ लॉन्ग आपकी नहीं बदलती, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि नेम, जैसे कि फादर्स नेम या मदर्स नेम। तो कुछ ऐसे नेम है जिसमें कि आपका लाइफ लॉन्ग एक ही रहता है, वो नहीं बदलता। तो उसको भरते के समय ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके आने वाले समय में यूपीएससी की एंट्रीज है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, आईएएस हो, एक बार ही भरा जाएगा बस, इसलिए गलती नहीं करना है। OTR भरने के बाद अगर आपने, OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते कितने दिन के अंदर या 7 दिन, एक हफ्ते या 7, दोनों एक ही मतलब, 7 दिन के अंदर जो है आप अपने उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। OTR के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहे, वो इंफॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग जाने वाली, क्योंकि बाद में वो फैब्रिकेटेड हो सकती है, लोग जो है दूसरे नाम से दूसरे डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर। अब दूसरा आता है अदर्स, OTR में अदर्स भी आता है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अदर्स भी आता है। अदर्स में क्या आ गया, जनरली आपका एड्रेस चेंज हो चुका है ना, किसी का एड्रेस चेंज हो चुका है। मान लेते हैं सीडीएस एंट्री में होती है जो है, जिसमें मैरिड लोग भी जाते हैं। मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो गई और पहले थी सेना और बाद में शर्मा हो, तो फिर क्या हुआ, सरनेम बदल गया ना इसमें। तो OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अदर जो चेंजेस हैं वो फिर बाद में ऐड करने की परमिशन है। एड्रेस तो आपको पता नहीं कब तक रहने वाले, वो तो चेंज होगा। तो OTR में दो कैटेगरीज हैं, एक जो है सिर्फ 7 दिन के अंदर, एक बार लिखने के बाद 7 दिन के अंदर आपने सही कर दिया तो कर दिया, और लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं हो। इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी से फॉर्म ना भरा है, आपका जो भी फॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर का फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कुछ लोग अपने फॉर्म भरते समय वो स्कूल के डेज वाले फॉर्म टाइम में फोटो डाल देते हैं, इट इज नॉट वैलिड। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन रखना है। OTR मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो OTR में अदर्स और इसमें अंतर पता चल गया आपको। OTR का फुल फॉर्म DOB किस में आएगा, और आपका एड्रेस किस में आएगा, पक्का हो गया। अब इस सारी जानकारी के साथ में आपको यूपीएससी नोटिफिकेशन जो है, मैं इसके साथ इसको ऐड करूँ ताकि आप इसको अच्छे से ओपन करें और अपने सेक्शंस को, डाउट को क्लियर करें। फॉर्म मेरे हिसाब से आपको जितना जल्दी हो सके फिलअप करके इसको भर देना चाहिए। भरने में आपको जो है कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब गर्ल्स की एंट्री में सीटों को ग्रेजुअली बढ़ाया जाए, आने वाले समय में बॉयज़ को ध्यान रखना होगा, ये सीटें जो है अब लड़कियाँ जो है उनको अक्वायर करने वाली है। अक्वायर क्या करने वाली है, जिसके पास टैलेंट होगा वही जाए। लेकिन ये सीट्स के लिए अब जो है गर्ल कैंडिडेट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करें। पहले जो लड़कियां सोचती थी नहीं फौज हमारे लिए ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बढ़िया है, कुछ ही लोग आते, अब मेजॉरिटी सेक्शन का हमारी संस्था की 1/3 संख्या गर्ल यूनिट की रहती है। तो आप सोच सकते हैं इसमें जितनी एंट्री है उससे ज़्यादा संख्या में हमारे पास गर्ल कैंडिडेट्स हैं। और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप खुद को एक लड़की मानते हैं या आप खुद को एक कैडेट मानते हैं। क्या मानते हैं आप अपने आप को कैडेट मानते हैं। बॉयज विंग के ऊपर एक अच्छा प्रेशर होगा, आने वाले समय में इस चुनौती को अच्छे से रेसिप्रोकेट करें।